टिक 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 फोन चलाते हैं, बतियाते हैं, मैसेज करते हैं, चैटिंग करते हैं। कोई पुलिस लाइन में चला जाता है, कोई डॉक्टरी लाइन में चला जाता है, कोई एडवोकेट हो जाता है। उस मछलिया को पकड़ के मार्केटवा में बेचेंगे और उससे कमाएंगे पैसा। हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। तो आप सबके कहने के अनुसार मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं गन शॉट, मतलब एक गोली में सब खत्म। तो आज आप सबके बीच इस गन शॉट में इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसके पहले मैंने विकास चैप्टर 1 शॉट में पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को तुरंत ही लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जो हमने पढ़ा था विकास, आखिर में विकास पहले पढ़ने के बाद फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ प्यारे बच्चों, क्योंकि किसी भी चीज़ का पहले विकास होता है तब उसके बाद उसके क्षेत्रक बंटते हैं। जैसे जब कोई बच्चा माँ की कोख में होता है तो उसका पहले क्या होता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण का विकास होता है धीरे धीरे, फिर उसके हाथ आते हैं, पैर आते हैं, आँखें आती हैं, बालें आती हैं, सब कुछ धीरे धीरे बनता है, मतलब उसका क्षेत्र बंटने लगता है। आप भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद आपके भी क्षेत्रक बंटने लगते हैं। कोई पुलिस लाइन में चला जाता है, कोई डॉक्टरी लाइन में चला जाता है, कोई एडवोकेट हो जाता है, तो सबके क्षेत्र बंट जाते हैं। उसी प्रकार पहले हुआ विकास और फिर हुआ आपका क्षेत्रक। तो बात करते हैं अब हम लोग विस्तृत तरीके से। अच्छा, अर्थव्यवस्था शब्द से ही जान गए होंगे आप लोग कि इसमें रुपए पैसे की बात होगी, कामकाज की बात होगी, जोड़ घटाने की बात होगी, और जीडीपी की बात होगी, और सेवा की बात होगी, मतलब सर्विस की बात होगी। तो चलिए पहली चीज आती है आपके स्क्रीन पर, जिसका बेसब्री से है आपको इंतजार। तो माय डियर स्टूडेंट, ये देख रहे हैं कि इतने लोग मिलके और नाव तो चला नहीं रहे हैं, ये जाल पकड़े खड़े हैं, मछली पकड़ रहे हैं। उस मछलिया को पकड़ के मार्केटवा में बेचेंगे और उससे कमाएंगे पैसा, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है सीधा अर्थव्यवस्था से, कामकाज से, रुपया पैसा से। तो ये चाहे बबली हो, चाहे ये बंटी हो, चाहे ये घंटी हो, सबके सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक से। ये डॉन 1, डॉन 2 देखे हैं? डॉन, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, छोटा डॉन, लेकिन ये बड़ा डॉन है। ये पशुपालन करता है, अपने साथ गैया भैंसिया रखता है, उनको चराता है, उनको खिलाता है, यही उसका प्राथमिक क्षेत्रक है, उसका ये व्यापार है, ये बिजनेस है। और ये जो क्षेत्रक है प्यारे बच्चों, जो प्राथमिक क्षेत्रक है, ये पूरा का पूरा 3 चीजों पर डिपेंड होता है। पहला वर्षा, दूसरा जलवायु, और तीसरा सूरज की किरण, मतलब प्रकाश। इन्हीं तीनों पर जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो पूरे तरीके से जुड़ा होता है। इसीलिए जो कृषि क्षेत्र है उसको प्राथमिक क्षेत्रक भी कहते हैं। रीजन ये है, जो हमारा कृषि है प्यारे बच्चों, वो उन्हीं तीनों चीजों पर निर्भर है। अगर उन तीनों चीजों में से एक भी चीज नहीं रहेगी तो फिर कृषि नहीं हो पाएगी। सब कुछ जरूरी है, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं कि जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक गतिविधियां कहते हैं। मतलब आप, एक मुन्ना था, मुन्ना सुबह सुबह उठा और उठने के बाद अपना औजार उठाया, पहुंच गया खेत में। खेत में उसने फसल काटा, फसल काटने के बाद कुछ और भी काम था, बगल में एक पेड़ सूखा था,
उस सूखे हुए पेड़ को उसने काट दिया। काटने के बाद आया और उसका मुर्गी फार्म भी था, मुर्गियों को अपना दाना वाना खिलाया। दाना वाना खिलाने के बाद में अपने उसकी एक गैया थी, नंदनी नाम था उसका, उस गैया का उसने दूध निकाला। दूध निकालने के बाद फिर घर पहुंचा, जलपान किया, नाश्ता वास्ता किया। तो आपने देखा कि ये मुन्ना भाई ने जो जो काम किया खेत में जाकर और वहां से आकर, वो सारा का सारा काम प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। देखो, इस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र तो हमने आपको बता दिया, सहायक क्षेत्र कैसे, क्योंकि ये आपकी सहायता करता है। ये सभी, चाहे वो द्वितीय सेक्टर हो चाहे वो तृतीय सेक्टर हो, सभी के सभी इस प्राथमिक सेक्टर पर डिपेंड हैं। अगर प्राथमिक सेक्टर नहीं रहेगा तो फिर द्वितीय तृतीय का कोई काम ही नहीं। द्वितीय को तृतीय क्या है, ये कैसे उससे जुड़ा है, ये विस्तृत हम आपको आगे बताएंगे, तब आपको और भी जानकारी मिल जाएगी कि सहायक क्षेत्र क्यों कहते हैं। इसमें जो उदाहरण है, मैंने सारे उदाहरण आपको बता दिए हैं। उत्खनन भी इसमें आता है, बाकी सब उदाहरण हमने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कुछ इसके अन्य उदाहरण। बाई फोटो, बाई फोटो में आप देखोगे ये सब मछली पकड़ने का काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ देखो मछली मार रहे हैं, यहाँ जाल लगाए हैं और यहाँ कटिया फंसाए हैं। आपके गांव में भी बहुत सारे लोग होंगे, बरसात के समय में या जब पानी सूख जाता है, थोड़ा बहुत बचता है, तो जाकर मछली पकड़ने लगते हैं, कटिया फंसाने लगते हैं। तो वो सारा काम इसी के अंतर्गत आता है। या फिर खनिज जो निकाला जाता है, चाहे कोयला हो, लोहा हो, तांबा, पीतल, हीरा, मोती, सोना, चांदी, कुछ भी हो, वो सबका सब किस में आता है, सबका सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। ये देखो भैया, कोयले की खान, पशुपालन, चाहे वो गैया हो चाहे भेड़ हो, और आपने आम का बगीचा लगा दिया, वो सारा काम भी किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। या आपने आलू बोया है, कृषि कर रहे हैं, तो ये काम भी किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। आगे बात करें, और आगे हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से आपने अलुइया को निकाला, अलुइया को बाजार में बेच दिया। एक आदमी आया और उसने उस आलू को खरीदा और खरीद के ले गया अपने फैक्ट्री में। फैक्ट्री में उसको पतला पतला कटवाया, पतला पतला कटवाने के बाद में उसका बनवा दिया चिप्स, और फिर पैकेट में पैक होकर आपके पास तक आ गया। तो जब वो कारखाने में था, उसका चिप्स बन रहा था, वो पूरा कारखाना उसका द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। लकड़ी काटा आपने, लकड़ी बेच दिया किसी बढ़ई को, बढ़ई ने ठोक ठाक के उसका कुर्सी मेज दरवाजा बढ़िया से फिट बना दिया, जबरदस्त। आपने गैया का दूधवा निकाला और दूध बेच दिया दूल्हा को, दूल्हा ने क्या किया, उसका दही बना दिया। वो भी क्या हो गया, उस सब का सब सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। चाहे वो घर बनाने का काम हो, या लकड़ी से कोई वस्तु बनाने का काम हो, या फिर गाड़ी मोटर बनाने का काम हो, या फिर फर्नीचर बनाने का काम हो, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। तो इनमें क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से दूसरे रूपों में परिवर्तित किया जाता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो पहला वाला जो सेक्टर था उसको कृषि और सहायक क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा जो सेक्टर है प्यारे बच्चों, उसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ये बात याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में बहुविकल्पी में पूछ लेता है। उदाहरण हमने सब कुछ आपको बता ही दिया। बाकी आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या है, तो तृतीयक क्षेत्र में देख रहे हैं माइकल जैक्सन जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये देवियां और देव सब के सब कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं। जो आपका तृतीयक क्षेत्र होता है उसमें कोई भी चीज़ें बनाई नहीं जाती, या उसमें कोई भी चीज़ें उगाई नहीं जाती,
इसमें जो काम होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद का काम होता है। प्राइमरी सेक्टर में चीज़ें निकाली जाती हैं या फिर उगाई जाती हैं, सेकेंडरी में चीज़ें बनाई जाती हैं, जबकि जो आपका तृतीयक क्षेत्रक है, टेरिटरी सेक्टर, इसमें क्या होता है कि उन सामानों को आप तक पहुंचाया जाता है। वो चाहे जिस तरीके से पहुंचाया जाए, जिस भी तरीके से या जितनी भी सरलता से वो चीज़ें आप तक पहुंच जाती हैं, वो तृतीयक क्षेत्रक का ही कमाल होता है। जैसे देखो, हवाई जहाज से कोई भी चीज़ आप तक एक दिन के अंदर पहुंच जाती है, या फिर आपको विदेश जाना हो, आप बड़े आराम से चले जाते हैं और चले भी आएंगे एक दिन में। ट्रेन लंबी लंबी दूरियां आपको आसानी से कवर करवा देती है। पानी का जहाज बड़े बड़े सामानों को पानी के जहाज के द्वारा एक देश से दूसरे देश या एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह कम दामों में, सस्ते दामों में भेज दिया जाता है। शहरों से जो सामान मंगाए जाते हैं बाई कंटेनर, सामान आप तक पहुंच जाता है बहुत ही आसानी से, सरलता पूर्वक। तो इसमें क्या आता है, आपका परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं। मतलब ये क्या करती है, आपकी सेवा करती है, कहीं ना कहीं से आपको सेवा प्रदान करती है। जैसे पहले जो पहला सेक्टर था उसमें हमने आपको बताया था कि वो कृषि और सहायक क्षेत्रक है। दूसरा वाला सेक्टर औद्योगिक क्षेत्रक है, या यूं कहिए निर्माण या विनिर्माण सेक्टर है दूसरा वाला, ठीक है। जो तीसरा सेक्टर है आपका वो सेवा क्षेत्रक है, मतलब वो आपको सेवा प्रदान करता है। इसलिए तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। जैसे इसमें डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, रेलवे हो गया, दूरसंचार हो गया, दुकानदार हो गया, व्यापार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अध्यापक हो गया। अब जो डॉक्टर है वो आपका इलाज करता है, एक प्रकार से आपकी सेवा हो गई, आपका हेल्थ सुधार रहा है। वकील है, आपका केस लड़ रहा है, आप नहीं कोर्ट के बारे में जानते हैं, आप उसको पैसा देकर बगल हो गए, लेकिन सारा का सारा काम वही तो देख रहा है, आपकी सेवा ही तो कर रहा है। रेलवे के द्वारा आप एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ही सरलता, मौज मस्ती में गाना सुनते हुए पहुंच गए। भले ही आपने पैसा दिया है, लेकिन वो रेलवे आपकी सेवा ही तो कर रहा है। दूर संचार, टिक 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 फोन चलाते हैं, बतियाते हैं, मैसेज करते हैं, चैटिंग करते हैं, कोई भी न्यूज़ तुरंत देख लेते हैं, दुनिया भर की खबर, दुनिया भर के गाने, दुनिया भर की मौज मस्ती, सब कुछ यूं आपके मोबाइल में आ जाता है। किसका कमाल है? दूर संचार का। यही नेट का जाल अगर हटा दिया जाए तो हो जाएगा बवाल, और आपके पास नहीं रहेगा कोई कमाल जो आज आपके पास है, आईफोन का पावर का माल। अगला है दुकानदार। कोई भी सामान लेना हुआ, तुरंत पैसा लिए बगल ही चले गए, खरीद के चले आए, ठीक है। तो आपकी सेवा कर रहा है। अब आप कहो हमने तो पैसा दिया है, अब मान लो वो दुकान ना लगाता तो क्या फैक्ट्री में जाते खरीद के लाने के लिए? हैं? नहीं ना। तब व्यापार, अब व्यापार के माध्यम से कोई भी चीज़ें जो बनती हैं वो दुकान तक आसानी से पहुंच जाती हैं। शिक्षा, आपको शिक्षा लेनी होती है तो हमेशा आप सोचते हैं कि नज़दीक से नज़दीक और अच्छी से अच्छी शिक्षा हमें उपलब्ध हो जाए, इसीलिए लोग देखते हैं शहरों की तरफ भागते हैं ताकि वहाँ पर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। तो ये भी आपका तृतीय क्षेत्रक, स्वास्थ्य और अध्यापक, ये सब कुछ आपका तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं ई, बबली, लवली और डबली। तो देखो मिस बबली, बबली, ये जो बबली हैं इनके पास बहुत पैसा है, खूब ऐश एंजॉय, एक हफ्ते में ब्यूटी पार्लर, सर धुलवाना, चेहरा पूरा फेशियल करवाती हैं, चमकती हैं। आपके पास पैसा है तो आप भी चमक धमक सकते हैं। अब ये जो काम है, ये जहां पर धुलवा रही हैं, जो धुल रहा है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रहा है। ये लवली, लवली भैया डॉक्टर हैं,
और सुबह सुबह क्लिनिक चली जाती हैं और पेशेंट देखती हैं, उनका इलाज करती हैं। ठीक है, ये डबली की दुकान है। क्या करें भाई, दुकान बढ़िया से संभालते हैं, ईमानदारी का पैसा कमाती हैं, किसी से बेईमानी नहीं करती हैं, जितना लिखा रहता है उतना ही पैसा लेती हैं, बस यही उनकी भलाई है, यही इनकी सच्चाई है। और आपके सामने ये बिल्कुल जो ईमानदारी दिखा रही हैं, लोग उनके साथ कैसी बेवफाई करते हैं कि कोई तो होते हैं कि भैया खाते में लिख लेना, आएंगे तब पैसा देंगे। पता चलता है कि खाता चलता रहता है बट ग्राहक दिखाई नहीं देता है। ये मुन्ना भाई MBBS पकौड़ा, हाँ, मोदी जी कहते ही ये कुछ काम ना हो तो पकौड़ा तलो। तो भी भैया समोसा और पकौड़ा तल रहे हैं बढ़िया से गर्मा गर्म। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा हो तो मुंह धुल लेना, समझ लो। ये ललचाना नहीं, गर्मा गर्म निकल रहा है, या तो चटनी वटनी पीसो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भैया जो है दुकान किए हैं, तो जितने भी दुकानदार हैं या टीचर हैं या फेशियल करने वाले भाई साहब हैं, ब्यूटी पार्लर वाली हैं, ये सब के सब तित्यक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं हम लोग। इंडियन इकोनॉमी 3 सेक्टर पर निर्भर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र मतलब टेरिटरी सेक्टर। इन तीनों के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। कुछ नोट खास बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात क्या है कि सभी प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। मतलब कोई भी प्राकृतिक क्षेत्र से कुछ भी है, चाहे वो खनिज हो, चाहे फसल हो, पानी हो, हवा हो, मानसून हो, कुछ भी हो, सब के सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है किसी भी प्राकृतिक संसाधन से निर्माण की गई वस्तुएं द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। पहला सेक्टर आप समझ गए। दूसरा जो सेक्टर है कि प्राइमरी सेक्टर से अगर कुछ भी चेंजमेंट हो रहा है देन वो किस में जाएगा, द्वितीयक क्षेत्रक मतलब सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा, तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ये बात हम पीछे जान चुके हैं। अब कुछ खास बातें हम लोग इसमें जानते हैं कि भैया आपकी गैया है, गैया से आपने निकाला दूध और दूधवा का बनाया आपने दही, और दही को आपने किया सेल। क्या किया, सेल किया मतलब बेच दिया। तो दूध निकाला प्राइमरी सेक्टर, दही बनाया सेकेंडरी सेक्टर और बेच दिया तो तृतीयक क्षेत्रक मतलब टेरिटरी सेक्टर। जैसे लकड़ियां आपने काटा, क्या काटा, लकड़ी आपने काटा और लकड़ी का बनाया आपने सोफा, और सोफा को आपने किया विक्रय मतलब बेच दिया। ये किस में आ गया, ये तृतीयक, ये द्वितीयक और ये प्राथमिक। तीनों बातें बढ़िया से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये जो है इन दोनों पर निर्भर है और ये इस पर निर्भर है। इस पेज की खास बात यही थी कि तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन खास तौर से ये इन दोनों पर निर्भर है और ये इस पर निर्भर है। इसके बिना ये अधूरा, इन दोनों के बिना ये अधूरा। तो समझ लो कुल मिलाकर ये हैं दादाजी और ये हैं उनके बेटे और ये हैं उनके बेटे। तो बिना दादाजी के ये नहीं संभव हो सकते और बिना इनके ये नहीं संभव हो सकते। चलिए आगे बात करते हैं और आगे आता है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, आसानी से समझ लेते हैं। पूरे एक साल के अंदर भारत देश में जितनी भी वस्तुएं बनाई जाती हैं उस सारे की सारी वस्तुएं GDP में आती हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आती हैं। इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में किसी भी देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुएं, मतलब विदेश की नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत में बनने वाली। जैसे आपके हाथ में चाइना का मोबाइल होगा तो चाइना का मोबाइल इस GDP में नहीं आएगा, जो आपके भारत में मोबाइल बनी है वही आएगा। अगर उस पर मेड इन चाइना लिखा है आपके मोबाइल पर तो वो इस GDP में शामिल
नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा प्यारे बच्चों। और सेवाओं के अंतिम मूल्य जो उस वर्ष उत्पादित सभी वस्तुओं के उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी मापन का कार्य केंद्र सरकार मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। इस बात को याद रखना है कि जो जीडीपी है वो कौन देखता है, तो केंद्र सरकार देखती है। और जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस एक इसका अलग नाम भी होता है, ठीक है, वो बात भी आपको याद रखनी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। और अगला जो पेज है प्रच्छन्न बेरोजगारी, एक ऐसा टॉपिक है कि दिल दहल जाता है जब कोई इंसान कई सारी डिग्रियां ले लेता है उसके बाद बेरोजगार बैठा रहता है। वैसे आज के समय में बेरोजगार कौन है? क्या बेरोजगार है? नहीं, एक बबुआ है। ये बबुआ कुछ नहीं करता लेकिन रील जरूर बनाता है, तो कहाँ बेरोजगार है? बेरोजगार है? नहीं। जिसको नहीं है कोई काम वो नहीं करेगा आराम, क्योंकि उसके पास है मोबाइल फोन और वो उसी पर करेगा अपना काम तमाम। यहां लिखा है मुझे नौकरी चाहिए, पढ़ लिख कर भाई क्या मांग रहे हैं? नौकरी, क्योंकि काम नहीं है। और जब इंसान के पास काम नहीं होता है, अपना समय कहीं और दे रहा होता है, मतलब उसका वहां काम है ही नहीं, फिर भी वहां अपना काम दे रहा है, बिना किसी काम का काम दे रहा है, तो ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसे अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं, इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। और थोड़ा विस्तृत समझते हैं। आपके पिताजी खेत जाते हैं, आपकी मम्मी खेत जाती हैं, काम करती हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आप नहीं खेत में जाएंगे फिर भी काम हो जाएगा, आपके बिना खेत का काम पड़ा नहीं रहेगा। लेकिन आपके पिताजी ने कहा बबुआ कोनो काम नहीं है, घरे बैठ के सत्यार आराम नहीं करना है, खाली बैठकर चल मेरे साथ काम कर। आप जाएंगे खेत में, काम करेंगे, जो काम 3 घंटे में वो लोग करते थे 2 घंटे में हो जाएगा। काम पहले भी होता और अभी भी हो रहा है, उसकी बात अलग है कि आप वहां चले गए हैं। तो ऐसी ही बेरोजगारी कि जहां आपका काम नहीं था फिर भी वहां घुस गए काम करने के लिए बिना किसी वजह के, क्योंकि आप सत्यार हैं ना, आपके पास कोनो काम नहीं है। तो ऐसी बेरोजगारी को, आपकी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। या देखो ये 2 लोग काम कर रहे थे, ठीक है, अब इनका भाई साहब का कोई काम नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा कि बबुआ जब कोनो काम नहीं है तो आओ हमारे साथ हाथ बटाओ, और हाथ बटाने के काम को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब तो सरलता से समझ में आ ही गई होगी। थोड़ा ध्यान देते हैं। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा अल्प बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में है, इस बात को याद रखना है। अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, ये उससे अलग है, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। आगे चलते हैं और अब हम लोग बात करेंगे कि भारत में आखिर में तृतीयक क्षेत्र का महत्व क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है। तो भैया कोई आज के समय मेहनत नहीं करना चाहता। क्या आप मेहनत करना चाहते हैं? बताइए। आप सोचते हैं आराम से एसी कमरे में बैठे रहें, बस सिर्फ खाने को मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, टीवी देखें, मोबाइल चलाएं, ऐसो आराम से बढ़िया से एंजॉय करें, चैटिंग करें, मस्त की आराम की जिंदगी, क्या पूछना है भैया। तो कारण यही है कि सबका सब चाहता है आराम, कोई नहीं करना चाहता है काम, और इसी में होती है जिंदगी का काम तमाम, और हो जाती हैं कई बीमारियां उसको सरेआम। फिर वो कहता है कि भैया अब लगता एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कुछ दौड़ना भागना पड़ेगा। एक किसान को देखो, किसान जो खेत में काम करता है पूरा हेल्थी रहता है, मतलब वो नमक रोटी खाता है फिर भी 80-90 साल जीता है। और एक ऐसी कमरे में बैठने वाला देखो, पता चलता है कोई 30 साल जिया, कोई 40 साल, कोई 50 साल, खत्म। तो ऐसा इसीलिए होता है, आप जितना ही आराम का काम ढूंढेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान करेगा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। इसीलिए तृतीयक क्षेत्रक बढ़ रहा है,
क्योंकि सबके सब कोई काम नहीं करना चाहते, सब बैठ के हराम का खाना चाहते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए देश में अस्पताल, शिक्षा संस्थान, डाक, थाना, कचहरी, प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हीं आधारभूत सेवाएं माना जाता है। मतलब यह है कि तृतीयक क्षेत्र में जितना भी चीज हमने आपको पीछे बताया था, जिसमें कोई चीजें बनाई नहीं जाती या उगाई नहीं जाती, उन सब में जो काम होता है वो आधारभूत सेवाएं उसको माना जाता है। अगला देखो, यदि कृषि एवं उद्योग का विकास होता है तब परिवहन, व्यापार, भंडार जैसी सेवाओं का विकास भी होता है। मतलब अगर प्राथमिक क्षेत्र में वस्तुएं बनेंगी या उत्पादित होंगी, बनेंगी तो सेकेंडरी सेक्टर में, तो प्राथमिक क्षेत्र से अगर वस्तुएं निकलेंगी तभी तो सेकेंडरी सेक्टर का काम लगेगा, और सेकेंडरी सेक्टर में अगर वस्तुएं बनाई जाएंगी तभी तो टेरिटरी सेक्टर का काम लगेगा, मतलब तृतीयक क्षेत्र का काम लगेगा। नहीं तो क्या काम है? कोई काम नहीं, सब अपने घर आराम से बैठे रहेंगे। जैसे मोबाइल नहीं बनेगा तो आपके हाथों तक मोबाइल आएगा नहीं, और आपके हाथों तक मोबाइल आएगा नहीं तो आप चलाएंगे नहीं। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किसकी है? प्राइमरी सेक्टर की है। उसका विकास होना चाहिए। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर ही तृतीयक क्षेत्र निर्भर है। यही बात हमने अभी आपको बताई है इससे पहले। लोगों की आय जैसे जैसे बढ़ती है, लोग निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, पर्यटन स्थल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, होटल इत्यादि की मांग आरंभ कर देते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपके पिताजी क्या आपको सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या आप निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं? या जब आपके घर कोई घटना होती है, कोई बीमार होता है, तो हमेशा वो किस जगह जाना चाहता है? एक निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल? हमेशा वो जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल भागता है, प्राइवेट विद्यालय ढूंढता है, प्राइवेट होटल ढूंढता है। हर चीजों में प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही वो भागता है, ना कि वो जो है किसी सरकारी की तरफ भागता है। सही बात है ना? वो इसलिए वहां भागता है क्योंकि वहां चीजें बेहतर होती हैं। जैसे आप बीएसएनएल का सिम यूज करते हैं, तो बीएसएनएल कंपनी जो है वो भारत की कंपनी है, वो एक सरकारी कंपनी है। उसका सिम बहुत कम लोग यूज करते हैं। अब रीजन क्या है कि उसका जो नेटवर्क है काफ़ी स्लो रहता है, बहुत कम। अभी तो 5G आया ही नहीं है। आप सब जियो, ओडा, एयरटेल, आइडिया, फलाना ढिमका, बहुत सारे प्रकार के सिम जो भी यूज करते होंगे, तो बीएसएनएल सिम क्यों नहीं यूज करते हैं? वो भी एक जैसे सरकारी विद्यालय है, आप उसमें पढ़ाने के लिए नहीं भेजना चाहते, उस सरकारी अस्पताल में आप दवा नहीं करवाना चाहते, अगर आपके पास अच्छी व्यवस्था है, पैसे हैं, तो आप हमेशा निजी संस्थान ढूंढते हैं क्योंकि उसमें चीजें बेहतर से बेहतर मिलती हैं। अब बेहतर से बेहतर क्यों मिलती हैं, इस पूरे चीजों का मतलब हम आपको आगे बताएंगे। बेहतर इसलिए मिलती है क्योंकि वो लाभ कमाना चाहते हैं, और विस्तृत हम लोग आगे जानेंगे। तो इसका परिवर्तन बड़े नगरों में आसानी से देखा जा सकता है। मतलब जो निजी क्षेत्र हैं उनका परिवर्तन कहाँ देखा जाता है? बड़े शहरों में, बड़े नगरों में, वहाँ देखा जाता है। आप अपने अगल बगल निजी संस्थान बहुत कम ही देखेंगे, या देखेंगे भी तो उनके पास सुविधाएं उतनी नहीं होती हैं। अच्छे अस्पताल आपको चाहिए, अच्छे विद्यालय चाहिए, अच्छी फैक्ट्री चाहिए, तो सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? शहरों में मिलती हैं। आगे देखिए, चौथा नंबर, पिछले कुछ सालों से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में भी काफी विकास हुआ है। पहले के समय में लोग लेटर लिखते थे, फलानवा के पापा का ठीक बाड़ा कि ना, अगर ठीक बाड़ा तो उधरिया से एक लेटर हमका भी लिखिया कि हम ठीक बाड़ी, तो भी उधर से लेटर लिखते थे। हाँ, बंटुआ की मम्मी हम ठीक बाड़ी, वो जवाब में लिखते थे। अब ये आने जाने में लगभग 1 महीने से ऊपर का समय लग जाता था। और आज का सुबह पत्नी नाराज, शाम को पति नाराज, सुबह से शाम तक खाली एक दूसरे को मनाते रहते हैं। ये नौबत है। तो संचार के माध्यम में सोचिए कितना विकास हुआ है
कि कोई घटना घटी और चंद सेकंड के बाद आप तक पहुंच गई। ये संचार का बहुत बड़ा विकास है। जैसे आज इंटरनेट का जमाना है, लोग घर बैठे देश दुनिया की खबर जान लेते हैं। पलक झपकते ही उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। कुछ नहीं जानते तुरंत खोले गूगल, गूगल भैया बताओ पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आयु वाला व्यक्ति कौन है, पूरे विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, हमें पैसा कमाना है तो क्या क्या करना चाहिए, यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, फलाना ढिमका, दुनिया भर सवालों का जवाब पाते हैं तुरंत गूगल पर आज ही आज। यही है कारण, मतलब रीजन कि तृतीयक क्षेत्र में लोग क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि जितनी चीजें एग्जाम्पल हमने आपको बताया वो सब का सब आपको लाभ पहुंचाया टेरिटरी सेक्टर में बिना काम किए बिल्कुल आसानी से। आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। अब हमें अपने रोजगार को बढ़ाना है भैया, तो हमें अपने रोजगार को अगर बढ़ाना है तो हम क्या क्या काम करके रोजगार बढ़ा सकते हैं। तो इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे दिया है खेतों में नई प्रकार की फसल लगाओ, जैसे गन्ना है, तंबाकू है, जो नकदी फसल है ये सब फसल लगाओ, आलू लगाओ। विभिन्न क्षेत्रों में नहरों का निर्माण करवाकर, मतलब सरकार को क्या करना चाहिए, नहर का निर्माण कराएगी तो जो सत्यार खाली बैठे हैं घर पर वो काम करेंगे, उन्हें रोजगार प्राप्त हो जाएगा। घर बैठने से तो अच्छा है, कोई हुनर नहीं है कम से कम फावड़ा तो चला सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, वहां तो उन्हें काम मिल जाएगा। सड़क निर्माण करवाकर, सड़क निर्माण होगा तो काफ़ी सारे फायदे होंगे, लोगों के लिए रास्ते सरल हो जाएंगे, जहां लोग 6 घंटे में पहुंचते हैं वहां लोग 2-2.5 घंटे में पहुंचेंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आसानी हो जाएंगी, सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। कृषि के लिए ऋण प्रदान करवाकर, मतलब आपके पास अच्छी खेती करने के लिए पैसा नहीं है, आप पड़ोसी से उधार मांगने जाते हैं पटीदार से, तो सोचता है इसको उधार दे देंगे, कहीं फसल अच्छी नहीं हुई तो पैसों नहीं दे पाएगा, तो इससे अच्छा मना ही कर देते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि कृषि के लिए उधार मतलब ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए, जिसको साख कहते हैं। शीत भंडारण गृह खुलवाकर, शीत भंडारण गृह क्या है, आप अनाज तो पैदा कर लेते हैं लेकिन उसे सुरक्षित रखें कहाँ, आपके घर में इतनी जगह भी नहीं है, और जगह है तो सड़ने का गलने का डर है। इसीलिए शीत भंडारण गृह जो होता है वहां पर चीजें सुरक्षित रहती हैं, जिसको कोल्ड स्टोर के नाम से जाना जाता है, आपके अगल बगल कहीं ना कहीं होगा। मधुमक्खी पालन या मुर्गी पालन, सरकार ने स्कीम भी लाई थी, मुर्गी पालन में लोगों को पैसे दिए जाते थे, वो मुर्गी पालते थे। गांव में शुरू हुए मनरेगा द्वारा, मनरेगा में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है लोगों को। लोग जो है जब शुरू में आया था तो 100 रुपये एक दिन का आमदनी भी होता था, अब बढ़ गया 300 कुछ रुपए हैं। खेतों की सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था करके, और जिससे खेतों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगवाकर, नहर निर्माण हो ही गया, लोगों को पंपिंग सेट आसान किस्तों में उपलब्ध करवाकर, अच्छे किस्मों की बीज उपलब्ध करवाकर, क्योंकि क्या होता है ना कि वही पुराना बीज लोग बोते चले आते हैं, फिर वो धीरे धीरे बीज की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, पैदावार उसकी घट जाती है। तो जब सरकार अच्छे बीज सस्ते दामों में उपलब्ध करवाएगी तो उन्हें आसानी से मिल जाएगा और फसल भी अच्छी हो जाएगी। फिलहाल सरकार क्या योजना लाती है, कितना उसका पूरा होता है, ये आप सब खुद जानते हैं, क्योंकि मैंने भी एक बार ब्लॉक से बीज लिया और ये हुआ कि भैया 40 रुपये किलो गेहूं का बीज लिए, जबकि मार्केट में वो चीज़ें 36 रुपये किलो में ही उपलब्ध थी, उससे अच्छी बीज। तो ये हुआ कि जो है आधा पैसा आ जाएगा, आधा कौन कहो, अभी तो 1% नहीं आया, क्या ही कहा जाए। तो ऐसे ही बात हो जाती हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, और आगे बात करेंगे नरेगा। ना हटा दो तो सब रेगा रेगा है ये जो है 2005 में आया था। ऐसा हुआ 2005 में एक कानून बनाया गया, रोजगार का अधिकार, मतलब उसमें सभी व्यक्तियों को रोजगार दिया ही जाएगा, अगर रोजगार नहीं दे पाए तो उनको भत्ता दिया जाएगा, सरकार ने ये कहा। और उस रोजगार अधिनियम के तहत, उस एक्ट के तहत गांव के श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार दिया गया। कितने दिन का? 100 दिन का लोगों को रोजगार दिया गया। और जो नरेगा है उसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए,
नेशनल मतलब राष्ट्रीय, रूरल मतलब ग्रामीण, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, गारंटी मतलब लोगों की गारंटी ली गई, और एक्ट, एक्ट मतलब अधिनियम। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सन 2005 में लागू किया गया था। इसके तहत गांव में उपस्थित श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इससे गांव के श्रमिकों को भविष्य व भूमि से उत्पादन बढ़ाने में सुरक्षा तथा सहायता मिल जाती है। या आप चाचा और चाची को देख रहे होंगे, सब काम कर रहे हैं, गांव के प्रधान, रोजगार सेवक सब मिलके इस काम को करवाते हैं और उन्हें पैसा उनके खातों में मिलता है। लेकिन आज के समय में पता है क्या होता है कि कोई काम करता है 1 दिन, हाजिरी लगता है 4 दिन, 3 दिन का पता पैसा जो है वो कहाँ जाता है, किसी दूसरे के पास जाता है। ये सारी चीज़ें जो है सरकार के सामने आ रही हैं। सरकार उस पर कुछ ना कुछ विचार जरूर करेगी, मेरा मानना है। फिलहाल आप लोग पढ़िए, आप लोग को क्या ही चिंता है, आप लोग के पास है ना हम पढ़ाने के लिए। तो संगठित क्षेत्र, अब संगठित क्षेत्र क्या होता है? तो संगठित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों कि इसमें जो है समय फिक्स होता है, पैसा फिक्स होता है, भविष्य की सुरक्षा होती है, आपके परिवार की सुरक्षा होती है, आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है, हर तरफ से आपको सुरक्षा मिलती है। और ऐसे क्षेत्र को ही संगठित क्षेत्र कहते हैं। आइए पढ़ के भी समझ लेते हैं कि संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसमें लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और इन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। दोनों बातें समझ लेते हैं कि आपको अगर नौकरी मिल गई है पढ़ाने की, तो आपको पढ़ाना है, डॉक्टरी नहीं करनी है वहां, या जो चपरासी है उसको चपरासी का काम करना है, ना कि उसको पढ़ाना है, भले कितना ज्ञान हो। मतलब सबका काम सुनिश्चित है। सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर हो डॉक्टरी का ही काम करेगा, वो और कोई काम ही नहीं कि वो जाके रिपोर्ट बनाएगा। वो रिपोर्ट नहीं बनाता, रिपोर्ट के लिए एक स्पेशल होते हैं, दवा देने वाले दूसरे लोग होते हैं, पर्ची काटने वाले दूसरे लोग होते हैं, इंजेक्शन लगाने वाले दूसरे लोग होते हैं, एक्सरे करने वाले दूसरे लोग, सबका काम फिक्स होता है। और दूसरी बात कि इन्हें सरकार के नियमों का पालन करना होता। मतलब संडे को छुट्टी तो छुट्टी, या किसी स्पेशल दिन सरकार ने कहा कि आज इतने घंटे कार्य करने हैं तो करने हैं, तो करने हैं, आप मना नहीं कर सकते हैं। अगली बात, कुछ लोग के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं। मतलब कुछ लोग किसी के द्वारा भी नियोजित नहीं होते हैं, बल्कि वो स्वयं काम करते हैं, परंतु वह सरकार के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं और नियमों के विनियमों का पालन करते हैं। मतलब नियम और विनियम जो भी होते हैं उनका पालन करते हैं। जैसे आप के बाजार में बैठते होंगे, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, सब प्रकार का कार्ड आपका बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को आईडी पासवर्ड मिल जाता है सरकार से, ये सरकार से पंजीकृत होते हैं। इनका जो काम होता है पूरी तरीके से सरकार के अंडर में होता है, ये कोई गलत नहीं कर सकते। अगर गलत करेंगे तो इनका आईडी पासवर्ड रद्द कर दिया जाएगा और इन्हें कानूनी सजा भी दी जाएगी। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा के लाभ भी मिलते हैं। मतलब जो संगठित क्षेत्र में लोग होते हैं प्यारे बच्चों, इनके कर्मचारियों को सुरक्षा मिलती है। मतलब काम करने के दौरान अगर इन्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार सरकार है, सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। लेकिन आप खेत में काम करते करते सांप काट लिया, कोई नहीं जिम्मेदार भैया, क्या करें, जो होना था हो गया, ऐसा हो जाता है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को एक निश्चित समय तक ही काम करने होते हैं। मतलब 60 की उम्र में काम करना है, उसके बाद 60 की उम्र के बाद आप काम नहीं कर सकते। लेकिन घर पर जब 60 की उम्र के बाद का आदमी भी आप देखते होंगे दुकान लगाता है, ठेला लगाते हैं लोग, मजबूरी में, क्या करे भाई, समस्या है। तो जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें एक निश्चित आयु होती है। इसमें अतिरिक्त लाभ जैसे वेतन, छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि से अनुदान इत्यादि दिया जाता है। मतलब अगर अतिरिक्त काम आप करते हैं तो उसका अलग से आपको पैसा दिया जाता है।
ये सारी बातें इसमें जानकारी संगठित क्षेत्र में दी हुई हैं। और संगठित क्षेत्र में देखो ये हमने लगा दिया बबली को, और ये मिस जस्टिस, क्या नाम दे दिया जाए इनका? आप सोच के बताओ कमेंट बॉक्स में। मिस अनुराधा, अई टकलू, अई टकलू के जोड़ीदार, ये सब किस क्षेत्र से हैं? तो ये सब हैं भैया संगठित क्षेत्र से। इनका सबका ड्यूटी आने का समय, जाने का समय, सब कुछ फिक्स है। ये देखो बबनी को 8 बजे का अगर समय तो 8 बजे स्कूल पहुंचना ही पहुंचना है। 10 मिनट लेट हो गई तो सीधा सीएल चढ़ जाएगा, छुट्टी चढ़ जाएगी और वेतन भी कट जाएगा और इनको जवाब भी देना पड़ेगा। इन्हें भी अगर ये लेट कर दी या छुट्टी नहीं ली है और हॉस्पिटल भी नहीं पहुंची तो इन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। इनसे कोई गलती हो गई, कोई केस खराब हो गया तो इन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो इन सबको जवाब देना है। समझ गए बात को? आगे बात करते हैं भैया। अगला जो टॉपिक है असंगठित क्षेत्र। बस 2 टॉपिक 3 और बचे हैं, उसके बाद क्लास आपका एंड हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र नियम और विनियम तो होते हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता है। यह काम कम वेतन का रोजगार है और नियमित भी नहीं है। मतलब जहिया मन हो जाओ और जहिया मन हो ना जाओ। मतलब घर पे जो लोग रहते होंगे, दादा वादा, आज भैया ठंडी लग रही है, आज जाने का मन नहीं है, आज बस मन करता है कि अलाव सेकें, खेत उत में काम करने ना जाएं, या दुकान किए तो कहें आज दुकान देर में खोलेंगे 1 घंटा बाद। कौनो चिंता है ये नहीं, क्योंकि ना तो उनका समय फिक्स है और ना ही उनका पैसा फिक्स है, ना ही उनके भविष्य की कोई सुरक्षा है, कुछ भी नहीं है। ना तो उन्हें सरकार के कोई नियम विनियम से मतलब है, कुछ नहीं मतलब है। ठीक है, मतलब ये पालन करें और चाहे ना करें ये उनकी मर्जी। मतलब पूरा ये यूं कहिए कि शेर होता है, शेर। असंगठित क्षेत्र में जो लोग रहते हैं खुद का मालिक होता है। यहां अतिरिक्त समय में कम काम करने, सावेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब शादी विवाह में चले गए, बर्थडे पार्टी में चले गए तो आप कोई नहीं है कि आपको पैसा दिया जाएगा। शटर अगर बंद, पैसा बंद। खेत में काम करने नहीं गए तो काम नहीं होगा, पटीदार आके आपका काम नहीं करेगा। और काम करते करते कहीं पता चला कोई पेड़ या कुछ गिर गया आपके ऊपर, या आपको सांप ने काट लिया, तो एक को पैसा आपको कोई हेल्प देने वाला नहीं है। रोजगार पूरी तरीके से असुरक्षित होता है। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके दुकान में आग लग गई तो कोई 1 पैसा नहीं देगा आपको। लेकिन वहीं संगठित क्षेत्र में आपका कुछ नहीं, सिर्फ आपका शरीर, बाकी सब कुछ सरकार का। आग लगे चाहे भाड़ में जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने पैसे से, अपने वेतन से। असंगठित क्षेत्र में आपको बिना किसी कारण हटाया जा सकता है। अब मान लो कहीं आप पढ़ा रहे हो, मान लो मैं कहीं पढ़ा रहा हूं और हमसे कोनो अच्छा टीचर आ जाए, तो वो चाहे तो मुझे बताए और वो ना चाहे तो मुझे ना बताए, मुझे बेवजह बाहर निकाल सकता है। या आप कहीं सोच लो आज के समय में कितना कंपटीशन है। कंप्यूटर आप सीख लेते हैं और किसी जगह काम करने लगते हैं, आपको 8,000 दे रहा है, कोई आया कहा कि भैया हम तो ये कमाओ 6,000 में कम कर देंगे, वो दूसरे दिन से आपको हटा देगा, उसको रख लेगा क्योंकि उसका 2,000 बच रहा है। तो ये चीजें हैं। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर दुकान लगाना, मरम्मत का कार्य करना, इस प्रकार के कार्य में नियोजित है। मतलब अगल बगल आप ठेला वालों को, गुमटी वालों को देखते होंगे। इसी प्रकार किसान भी अपने खेतों में स्वयं काम करता है और जरूरत पड़ने पर कुछ मजदूरों को अपने खेत में लगा देता है। जब आपके खेत का काम नहीं हो पाता है अकेले से तो आप मजदूर रख लेते हैं। वो सब के सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि उन मजदूरों की जिम्मेदारी तो आपकी है ही नहीं। काम करेगा तो पैसा देंगे, काम नहीं करेगा पैसा नहीं देंगे। देखो चच्चा जान, इनकी है मिठाई की दुकान और ये बनाते हैं मिठाई, और आपके मुंह में आ गया होगा पानी, तो भैया पानी ना आए
ये जब तक मिठाई बेचेंगे तब तक पैसा मिलेगा, इनका मिठाई खराब हो जाएगा, नहीं बिकेगा तो नुकसान इन्हीं का होगा, आपका नहीं होगा। आप दुकान पे जाते हैं, भैया गरम गरम जलेबी देना, गरम गरम समोसा देना, भैया हमेशा 24 घंटा थोड़ी ना गरम रहता है। किसान भाई देखो कितना बढ़िया से प्याज निकाल लिए हैं, लेकिन पता चले आंधी पानी आ जाए, कुछ हो जाए, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। और मान लो प्याज गड़बड़ा जाए, ना सही से बने, तो इनका तो नुकसान लग जाएगा, घाटा। ये देखो विश्व सुंदरी को, विश्व सुंदरी का काम कर रही हैं, विश्व सुंदरी लोगों का नाम लिख रही हैं, प्राइवेट इनको कोई रखा है काम पर। अब ये अगर बढ़िया से काम करेंगी तब तो ठीक है, और जो कहीं विश्व सुंदरी के चक्कर में काम खराब कर दी तो क्या करेगा, वो हटा देगा इनको, किसी दूसरे को विश्व सुंदरा को लेकर आएगा। ये भैया नाई बाल काट रहे हैं, जब तक बढ़िया से काटेंगे इनके यहाँ लोग आएंगे, और नहीं बढ़िया से काटेंगे लोग दूसरे की दुकान पर जाएंगे। इनको तो जानते ही हैं, भैया चच्चा जान सामान दे रहे हैं, ये अब ये हथौड़ा मार रही हैं इस पर, ये भैया पकड़ के बैठे हैं। अब पता चले कि हथौड़ा मारना उस पर, और हथौड़ा मार दी कहीं इनके सर पर, सर गया फट और हो गया धमाका, तो बताओ किसका होगा घाटा। ये तो मोट की हैं, तो उठा ही नहीं पाएंगे जल्दी है ना। तो बस यही बात है कि ये सब, किसी का जीवन इसमें से सुरक्षित नहीं है, सबका सब लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं। आगे हम बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्रक। तो सार्वजनिक क्षेत्रक क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रक वो है जहां हम आप कोई भी जा सकता है, जैसे वो रेलवे हो, चाहे आप जाओ चाहे हम जाएं, कोई नहीं रोकने वाला। डाक खाना, सरकारी अस्पताल, बिजली विभाग, सरकारी स्कूल, यहाँ सब आप सार्वजनिक क्षेत्र पर जा सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं। जैसे सरकारी नल आपके गांव में, चाहे जो पानी पिए, कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं मना कर सकता, चाहे बर्तन धुले, चाहे कपड़ा धुले, चाहे खुद नहाए, चाहे जितनी गंदगी वहाँ फैलाए, कोई नहीं बोलने वाला। क्योंकि सरकारी नल पे जाओ, आप 2 दिन गए बढ़िया हीला उला लगा के, माटी वाटी लगा के, तीसरे दिन कहेगा ऐसा है हमारे नल पे दिखाई ना देना, नहीं तो मिस साफ करवाएंगे चलो देखो, तो सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य उन क्षेत्रों और उद्योगों से है जो सरकार द्वारा संचालित या नियंत्रित होते हैं। यह क्षेत्र आमतौर पर सार्वजनिक हित में काम करते हैं और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाला काम लाभ के लिए काम नहीं करता, लाभ तो चाहता ही चाहता है टैक्स के रूप में, लेकिन वो आपको अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करवाना चाहता है कि हमारे देश की जनता या हमारे क्षेत्र की जनता खुश रहे, खुशहाल रहे। ये सार्वजनिक क्षेत्र चाहता है। जैसे पहले के समय में चिट्ठियां 1-1 महीने लग जाती थी, अब स्पीड पोस्ट होता है सीधा 3 दिन में, जहां आपको भेजना है वहां भेजो पूरे भारत में। तो इसमें देखो सार्वजनिक क्षेत्र में आप स्टेशन, ये डाक खाना, चिकित्सालय, कहीं भी आप जाओ कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। अगला है निजी क्षेत्रक। निजी क्षेत्रक वो व्यावसायिक गतिविधियां हैं जो निजी स्वामित्व में होती हैं, मुख्य रूप से लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित की जाती हैं। वो चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे ये ठंडा स्प्राइट वाले हों, चाहे मारुति सुजुकी वाले हों, ये सब के सब केवल और केवल लाभ कमाना चाहते हैं। और लाभ अगर कमाना है, कहते हैं ना कि अगर पैसा कमाना है तो पैसा लगाना सीखो। पैसा बचाकर पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन पैसा लगाकर जरूर पैसा कमा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अगर भविष्य में आपको कभी भी पैसा कमाना हो तो सबसे पहले पैसा लगाना सीखिए। जो दिखता है वही बिकता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो सही से साफ सफाई भी नहीं होती, कुर्सियों पर दाग धब्बे पड़े होते हैं, लोग ऐसे वैसे चाहे जहां बैठे रहते हैं। लेकिन वहीं निजी हॉस्पिटल में चले जाइए, एक माछी मक्खी नहीं दिखाई देगी आपको कि मक्खी दिखाई दे। इतनी सफाई, इतना नीट एंड क्लीन रहता है, बिल्कुल डॉक्टर टाइम टू टाइम, बिल्कुल लाइन व्यवस्थित, एक पंखा, एक ट्यूबलाइट, कुछ भी खराब नहीं मिलेगा आपको, सब के सब बिल्कुल दुरुस्त मिलते हैं। क्योंकि इनका जो मेन मुद्दा होता पैसा कमाना,
क्योंकि वो पैसा लगाते हैं पैसा कमाने के लिए, इसीलिए उनकी फीस भी हाई होती है। किसी की 500, किसी की 1000, किसी की 1500, 2000, ऐसे सब की फीस होती है। ऐसे विद्यालय जो निजी विद्यालय हैं उनके फीस देखो 10-10 हजार रुपये महीने तक, 20-20 हजार रुपये महीने तक फीस होती है। तो वो अपनी क्वालिटी का पैसा लेते हैं, जबकि सरकारी आपको फ्री में उपलब्ध करवाता है, इसीलिए वहाँ चीज़ें आपको दुरुस्त नहीं मिलती हैं। इसमें व्यक्तिगत उद्यमी, निजी कंपनियां, साझेदारी और निगम शामिल हो सकते हैं। मतलब जैसे आपका जो है रेलवे है, उसको चाहे तो किसी को दे दें, कोई निजी कंपनी कोई भी उसको संभाल सकता है। या फिर ये उदाहरण आपको बताई दिए, ये आपके टाटा साहब हैं, टाटा साहब की कितनी सारी कंपनियां हैं, मतलब टाटा की सुई से लेकर और जहाज तक टाटा कंपनी बनाती है। आदित्य बिरला ग्रुप, इनके कपड़े का काम है और भी कई सारे काम हैं, और ये तो आप गर्मियों में पीते ही हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो सब कुछ जो भी टॉपिक आज हमने आपको बताया, काफ़ी आनंद आया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर सीखे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही शेयर भी करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।